हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ एज पर HLA हार्ट। अब देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो हिम्मत बंधा के रखनी है आपको एज ए स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर हर एक्सपर्ट अपने हिसाब से लॉ को डिफाइन करेगा। बट ये लोग बच्चे नहीं है, ये लोग बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, ज्यूरिस्ट, फिलोसोफर्स, जो समझने की कोशिश करते रहे जीवन भर और उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप की, अपने हिसाब से कंसेप्ट्स डेवलप किए कि आखिर लॉ होता क्या है। अब HLA हार्ट ने थोड़ा सा ऑस्टिन को क्रिटिसाइज भी किया कि अरे भैया, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कमांड ऑफ द सॉवरेन है और नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिल जाएगी। जैसा कि हमने ऑस्टिन की थ्योरी के क्रिटिसिज्म में भी पढ़ा कि अरे भैया, बहुत सारे लोग कानून को एज ए ड्यूटी भी फॉलो करते हैं, उनको खुद को भी अच्छा लगता है फॉलो करना, रेड लाइट पे रुकना। कई लोग हैं सिद्धांत वाले, जो कोई नहीं होगा चारों तरफ पुलिस वाला, कोई नहीं देख रहा उनको, फिर भी रेड लाइट पर रुकते हैं, उनको कोई डर भी नहीं होता। कई बार वो लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं या बड़े अमीर होते हैं, उनको 100, 200, 500 के फाइन से फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो लोग इज्जत करते हैं कानून की, रुकते हैं रेड लाइट पर। तो ऐसा नहीं है कि ओनली ये लॉ ऑफ कमांड ऑफ द सॉवरेन और बैक्ड बाय सैंक्शन है, ऐसा नहीं है कि वो पनिशमेंट से ही डर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है वो डेफिनेटली यूज किया इन्होंने भी, जो है मतलब उस कंसेप्ट को लिया मिस्टर हार्ट ने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अपनी इन्होंने एक थ्योरी दी है ना, जैसे कैल्सन ने थ्योरी दे दी ग्रुंडनॉर्म। कैल्सन ने बात करी कि भाई जो भी बंदा है वो अपने हिसाब से जैसे एक चीजों को चला रहा है, इसी तरह से यहां पर एक नई थ्योरी इन्होंने दी जिसका नाम दिया प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स का। प्राइमरी रूल में इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ऐसे समझ लो, थोड़ा बहुत तो अगर आपने BNS पढ़ा हो या सुना होगा, तो BNS में साफ साफ लिखा है कि क्या क्राइम है और उसकी क्या सजा है। इसको HLA हार्ट ने बोल दिया कि भाई ये प्राइमरी रूल्स है, डूज एंड डोंट्स बता दो, ये प्राइमरी रूल्स है, बट प्रोसीजर भी तो बताओगे, और जो कानून बन गया उसको चेंज कैसे करोगे ये भी तो बताओगे। और कानून तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा कानून वैलिड है, कौन सा नहीं, कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं, कौन सा आज की तारीख में, कौन सा नहीं। तो एक बना दिया रूल ऑफ रिकग्निशन कि कौन सा कानून मान्य होगा, इस चीज को अच्छे से डिफाइन करो भाई। ऑल्टर कैसे करोगे, कोई कानून बन गया, माना गलत है, पुराना है, तो उसको हटाओ, नया लाओ, ये सिस्टम। और फिर अल्टीमेटली जुडिशरी भी चाहिए, सिर्फ रूल्स से काम नहीं करेगा, रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यू ऑल्सो नीड ए जुडिशरी। एडजुडिकेशन का नाम दिया, रूल ऑफ एडजुडिकेशन। तो एक तरफ रूल ऑफ रिकग्निशन दिया कि भाई कौन सा कानून है, जैसे इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सेकेंडरी में आ गया। एक तरह से बेसिक रूल्स हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके अलावा एक सिस्टम बना दिया रूल ऑफ रिकग्निशन कि जो भी पार्लियामेंट पास करेगी, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा, तो ये हो गया एक वैलिड लॉ और ये एप्लीकेबल होगा। अगर यूनियन लॉ है तो पूरी कंट्री में, और स्टेट लॉ है तो पूरे स्टेट में। ये हुआ रूल ऑफ रिकग्निशन। एक बना दिया रूल ऑफ चेंज, कैसे एक पुराने लॉ को रिपील करके, खत्म करके नए लॉ बनाए जा सकते हैं या उनमें ऑल्ट्रेशन, एडिशन, डिलीशन कर सकते हैं। और एक बना दिया रूल ऑफ एडजुडिकेशन कि भाई जुडिशरी तो बनाओ, सिर्फ कानून बनाने से क्या होगा, उसको इंप्लीमेंट भी तो करवाओ, कोई तो बनाओ जो उन रूल्स को देखेगा कि हाँ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कैसे पनिशमेंट होगी, कितनी होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सीधा ही जाके उसको आप अरेस्ट कर लोगे, कोई कुछ नोटिस दोगे, कोई बेल का सिस्टम है, कोई गवाही विटनेस होगी, क्या होगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट ऑर्डिनरी वे में समझना चाहते हो तो HLA हार्ट की थ्योरी को समझो कि प्राइमरी रूल्स में तो आ गया BNS, क्या क्राइम है, और उसके जो प्रोसीजर्स एंड अदर थिंग्स और आ गया जैसे BNSS, BSA, है ना। तो ये सारी चीजें एक तरह से सेकेंडरी रूल्स में बना दी। तो HLA हार्ट की थ्योरी मैंने आपको ब्रीफ में 3-4 मिनट में समझा दी। इन्होंने बेसिकली ये बात कही कि भाई जो रूल्स है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो है। प्राइमरी तो सिर्फ ये बता रहा है क्या करना क्या नहीं करना, और उसके बाद की सारी कहानी सेकेंडरी रूल्स में, और ये दोनों मिलाकर कंप्लीट लीगल प्रोसीजर बनता है। सो ये है HLA हार्ट की थ्योरी इन ब्रीफ, जो मैंने आपको 3 से 4 मिनट में समझाई। अब नेचुरली एग्जाम में लिखना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। 1907 में सबका जन्म हुआ, 1992 तक रहे, और कंसेप्ट ऑफ लॉ इन्होंने जो है फेमस वर्क जो है अपना क्रिएट किया, और थोड़ा सा इन्होंने जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी थी उसको हल्का हल्का छेड़ा, आई विल से।
अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लॉ इज ए यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। देखो हर एक का अपना स्टाइल है, जैसे कैल्सन ने बोल दिया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसका अपना स्टाइल है। तो ऐसे ही जब जिस यू कैन से जूरिस्ट के बारे में लिखवाया जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस घूम फिर के वही है, लेकिन जिसने जिस तरह से समझाया आपको भी एग्जाम में वो बेसिक टर्म्स और उसके स्टाइल से चीजों को समझा के आया। तो यहां पर क्या है, अ लीगल सिस्टम फंक्शंस व्हेन बोथ टाइप्स ऑफ रूल्स ऑपरेट। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, ऑस्टिन की थ्योरी को। इन्होंने कहा नॉट ऑल लॉज आर कमांड्स, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कुछ लॉज जो है वो पावर्स देते हैं रादर देन इम्पोज ड्यूटीज। बिल्कुल ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो हमें पावर्स दे रहे हैं। देन लॉ कंटिन्यू इवन व्हेन द रूलर्स चेंज। अब अगर हम पुराने जमाने के हिसाब से बात करें तो कानून जो है उन्होंने कह दिया सॉवरेन ऑफ द कमांड ऑफ द सॉवरेन। सॉवरेन तो एक राजा होता था, बट अभी तो रूलर चेंज हो जाते हैं, और अभी तो आज की तारीख में तो इलेक्शंस 5 साल में होते हैं, तो कई बार गवर्नमेंट चेंज होती है और कई बार इलेक्शन 5 साल से कम में भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। वो बात ठीक है कि एकदम सिर्फ ये कहना कि लॉ इज बेसिकली द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय जो उन्होंने कहा सैंक्शंस, वो जरूरी है ना। और जो बात मैंने अभी इसकी शुरुआत में भी बोली कि सिटीजन्स बहुत सारे कानून को फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं कि वो पनिशमेंट है, इसलिए कि वो करते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, उनके कल्चर में है, दे रिस्पेक्ट द लॉज, दे रिस्पेक्ट द सिस्टम्स, करते हैं। सो प्राइमरी रूल्स क्या हो गया, टेलिंग पीपल व्हाट दे मस्ट डू और दे शुड नॉट डू। चोरी मत करो, ईमानदारी से टैक्स दो। तो क्रिमिनल लॉज, टैक्स लॉज, ट्रैफिक रेगुलेशंस, है ना, गाड़ी में लेफ्ट साइड बैठ के चलाओ, राइट साइड बैठ के चलाओ, बेल्ट लगाओ, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ, रेड लाइट पे रुको, इतनी स्पीड से चलाओ, पोल्यूशन करो, मतलब गाड़ी का पोल्यूशन मत करो, पोल्यूशन चेक करवाओ, टैक्स पे करो। क्रिमिनल लॉज में भी बहुत सारी चीजें। बट अगर हम सिर्फ प्राइमरी रूल्स के हिसाब से चलें, जैसे मैंने कहा बीएनएस, ऐसे सोचो ओनली है, तो इसमें क्या होगा, एक तो कानून अगर अलग अलग लोग बना रहे हैं तो अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि सेकेंडरी रूल्स में इन्होंने कहा कि हम रूल ऑफ रिकॉग्निशन लेंगे कि कौन सा लॉ कंट्री का वैलिड लॉ है। तो अगर ये लोगों को नहीं पता चलेगा, कोई भी कानून सामने आ जाएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी। देन स्टैटिक, अगर कानून बन गया तो चेंज कैसे होगा, क्या पुराना ऑब्सोलीट लॉ कैंसिल करके नया लॉ बन सकता है, ये सब चीजें अगर हम सिंपल एक लाइन में पकड़ के बैठ जाएं कि हाँ लॉ इज बेसिकली द कमांड ऑफ द सॉवरेन, तो समझ ही नहीं आएगा। तो इन्होंने रूल ऑफ चेंज की भी बात की। और इनएफिशिएंसी, इन्होंने कहा भाई मैकेनिज्म तो चाहिए, रूल तो बना दिया, अगर किसी ने तोड़ा तो उसका क्या करोगे, फाइन लगाओगे, जेल करोगे, फांसी दोगे, क्या करोगे बताओ तो, और उसका प्रोसेस भी बताओ कैसे होगा। तो ये सब चीजें मिस हो रही थी, इसलिए सेकेंडरी रूल्स बने। तो सेकेंडरी रूल्स क्या है, रूल्स अबाउट रूल्स, जो कानून बना उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, दैट इज सेकेंडरी रूल्स। तो पहला रूल भाई नाम याद करने पड़ेंगे, यस सर। अगर आप बिना नाम याद करे जाते हो और एचएल हार्ट लिख रहे हो एग्जाम में तो मरे, फिर नहीं चलेगा काम। रूल ऑफ रिकॉग्निशन, इसने क्या कहा कि कोई भी रूल कब माना जाएगा, आप जैसे इंडिया में बात करते हैं, इफ ए लॉ इज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड साइंड बाय प्रेसिडेंट, यही चाहिए ना आपको। अगर लॉ पार्लियामेंट ने पास किया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वो वैलिड रूल हुआ, उसके बिना तो रूल वैलिड हुआ ही नहीं। तो अगर ये चीज है तो इसका मतलब यस, इट इज अ रियल लॉ एंड इट इज एप्लीकेबल। सो दिस इज रूल ऑफ रिकॉग्निशन। फिर है रूल ऑफ चेंज। रूल ऑफ चेंज क्या है, जो भी कानून बन गया वो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ सही नहीं लग रहा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस एम्पावर्स स्पेसिफिक पीपल लाइक लॉ मेकर्स टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज। जैसे अभी नया बीएनएस आया, आईपीसी हटा दिया, so to introduce new laws or repeal the obsolete ones. It also gives you power to create your own mini laws. अब इसमें छोटे मोटे कानून आप खुद भी बना सकते हो, own mini laws, बड़ी अच्छी टर्म दी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसमें किसने कब कहाँ क्या कैसे करना है, नहीं तो क्या होगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो। ऐसे मैरिज में भी कुछ हद तक चीजें आप विद इन द ब्रॉडर पैरामीटर्स खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड विल, मरते समय आपकी प्रॉपर्टी कब कहाँ किसको कैसे मिलेगी, ये आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्रीडम आपको दे दी गई और लॉ मेकर्स को दे दी गई कि ओवरऑल जो कानून बने अगर वो ऑब्सलीट हो गए हैं, यूजलेस हो गए हैं, तो उनको खत्म कर दिया जाए और नए कानून बना दिए जाए। तो दिस इज रूल ऑफ चेंज। इसी तरह से दिया रूल ऑफ एडजुडिकेशन, अगर कानून फॉलो नहीं किया तो इन्होंने कोर्ट सिस्टम की बात की। हु गेट्स टू जज अ रूल वायलेशन, तो इसमें जजेस हैं, ज्यूरीज हैं, हाउ दे पनिश द ऑफेंडर, ये भी जरूरी है, क्योंकि जब तक
ऑफेंडर को आप पनिश नहीं करोगे तो फिर वो लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सो देयर इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ये दोनों मिलकर जो हैं एक तरह से प्राइमरी रूल्स तो रूल्स हो गया, और प्रोसीजर्स, सेकेंडरी रूल्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोसीजर्स एंड अथॉरिटी। मैंने आपको कहा ना, बड़ा इजी एग्जांपल है इसको समझने का, HL8 की थ्योरी, बीएनएस और बीएनएसएस। एक तरह से बीएनएस ने बता दिया क्या क्राइम है, क्या सजा है, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो आ गया बीएनएसएस, राइट। एक और कंसेप्ट जो है मिस्टर हार्ट ने दिया, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ रूल्स। पहले मैं इंटरनल बताऊंगा। इंटरनल क्या है? पीपल एक्सेप्ट रूल्स एज स्टैंडर्ड्स दैट ऑट टू बी फॉलोड। यानी ये कह रहे हैं, जो बात मैंने पहले भी कही, कि बहुत सारे लोग कानून को इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए। वो डरते नहीं है कि अगर फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, उनको खुद को ही लगता है कि हमें कानून फॉलो करना चाहिए। दैट इज द इंटरनल एस्पेक्ट। और ये मतलब एक तरह से ना मन से, अंदर से, उनके अंदर खुद ही है ये फीलिंग। और एक आदमी दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल एस्पेक्ट। जैसे स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, क्यू में चल रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बड़े रिदमिक स्टाइल से प्रेयर कर रहे हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्लासरूम्स में अपने लेक्चर्स में ध्यान से पढ़ रहे हैं। दिस इज द इंटरनल एस्पेक्ट। और एक बाहर से आदमी उनको दूर से देख के सपोज ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ, ये स्कूल के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल एस्पेक्ट। तो आई थिंक जो HL हार्ट हैं वो इंटरनल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस कर रहे थे कि इंटरनली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल फॉलो द लॉ बाय देयर ओन, यू कैन से, विश। उनको अपनी इच्छा है कि मैं इसको फॉलो करूं। दैट इज व्हाट द HL हार्ट इज सेइंग। मोरालिटी का जहां तक सवाल है, आपको पता है हम पॉजिटिव स्कूल पढ़ रहे हैं, हम एनालिटिकल स्कूल पढ़ रहे हैं। मोरालिटी को तो इन्होंने पहले ही रख दिया बाहर कि छोड़ दो। लेकिन यहां पर मिस्टर हार्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, हार्ट एक्नॉलेज दैट मोरालिटी मे इन्फ्लुएंस लॉ। इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मोरालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कंसीडर लाइक डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ जो हमने शुरू में पढ़ा, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने मोरालिटी को बिल्कुल आउट नहीं कर दिया दरवाजे से कि बिल्कुल बेकार है, फेंक दो इसको। उन्होंने कहा कि यस 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 यस, समटाइम्स जो कानून है जब उसकी इंटरप्रिटेशन होती है तो उस समय क्या मोरालिटी है उसके आधार पर भी डिसीजंस होते हैं। तो अगर हम इनकी मेरिट्स की बात करें तो उन्होंने एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया, और इन्होंने जो ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में थोड़ी बहुत कमियां थी उनको ठीक किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया लॉ कैसे क्रिएट, चेंज और एनफोर्स होते हैं, ड्यूटीज और पावर्स की बात की, रूल ऑफ रिकॉग्निशन दिया, और एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, हमारे जैसा देश है खासकर डेमोक्रेसी, उसके हिसाब से HL हार्ट की थ्योरी काफी रेलेवेंट और प्रैक्टिकल है। फिर भी अगर हम क्रिटिसिज्म करें तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन में इन्होंने बस ये कह दिया कि रूल ऑफ रिकॉग्निशन होगा, ये नहीं बताया रूल ऑफ रिकॉग्निशन के हिसाब से कि भाई कौन होगा फाइनल अथॉरिटी। अभी तो हमारी इंडिया में तो जैसे सिस्टम है कि पार्लियामेंट एक्ट पास करेगी और पार्लियामेंट एक्ट पास करने के बाद उसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है अलग से। पर थ्योरी अपने आप में पूरी क्लियर नहीं है रूल ऑफ रिकॉग्निशन के बारे में। उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया रूल ऑफ रिकॉग्निशन को। ये तो बताया कि रूल ऑफ रिकॉग्निशन होगा, कि मतलब डिफाइन किया जाएगा कौन सा कानून वैलिड है कौन सा नहीं, लेकिन उसके बारे में पूरी क्लैरिटी HL हार्ट ने नहीं दी। शायद उन्होंने इसलिए नहीं दी होगी कि इंटरनेशनल लेवल पे 200 देश है, हर जगह सेम सिस्टम तो है नहीं। तो हम अपनी कंट्री में रूल ऑफ रिकॉग्निशन को समझ सकते हैं बिकॉज वी नो कि हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से एक्ट बनते हैं, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट लेवल पे, और वो फिर पास होता है और फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको पास करते हैं, साइन करते हैं। वी नो द रूल ऑफ रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ब्रॉडर जो क्लासिफिकेशन या कहें एक जो ब्रॉडर इन्होंने अपना कंसेप्ट दे दिया वो तो इंडिया में हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह से इसको क्लियर नहीं किया। और मोरालिटी को पूरा नहीं लिया इन्होंने, थोड़ा लिया लेकिन कहीं ना कहीं पूरा नहीं लिया, तो फिर जबरदस्ती क्रिटिसिज्म हो ही जाता है कि मोरालिटी तो होनी ही चाहिए, जस्टिस फेयर लॉ के तो यही ऑब्जेक्ट होता है। तो नेचुरल लॉ वाले तो फिर नेचुरली बोलेंगे भैया ये तो सही नहीं है, बहुत ज्यादा रूल कर दिया, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल्स। तो इन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया, बस रूल्स की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म बना दिया इसका, ठीक है। एक कोई मिस्टर हैं डॉर्किन, इन्होंने भी जो है रोनाल्ड डॉर्किन, इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ रूल्स नहीं होते, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। इन्होंने उन चीजों को जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को कोई जो है ज्यादा वैल्यू नहीं दी, इन्होंने रूल्स की ही बात की। वही चीज ऊपर भी बात आ रही है,
तो कहीं ना कहीं यही पॉइंट रिपीट हो रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि जजेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं मॉरल रीजनिंग एंड प्रिंसिपल्स पर। जजेस को भी कोई खास वैल्यू नहीं दी, जैसे कि लास्ट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसमें जजेस को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि क्रिटिसिज्म लिखते वक्त पांचों थ्योरी अलग अलग चल रही हैं, तो जो थ्योरी जिस चीज पे ध्यान दे रही है वो तो ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस में या एक्सप्लेनेशन में आगे, बाकी की चारों थ्योरी भी तो कहीं ना कहीं है ही ना। तो जो चारों थ्योरी में चीजें दी गई हैं, जब आप पांचों पढ़ लोगे डिटेल में, तब आप समझोगे कि क्रिटिसिज्म में 4 पॉइंट तो यही मिल जाएंगे कि जोन सी भी थ्योरी का क्रिटिसिज्म एग्जाम में लिखना है वो बाकी चारों को इग्नोर कर रहा है, तभी तो उसकी अपनी थ्योरी डिफरेंट है, तो वो बाकी चारों चीजें इग्नोर कर रहा है, तो ये भी क्रिटिसिज्म का पार्टी है। अब देख लो यहाँ पर हमने मोरालिटी को भी इग्नोर कर दिया, तो उसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये नेचुरल लॉ में है। और इसी तरह से मैं जजेस की सिस्टम को इग्नोर कर रहे हो, जजेस की इंटरप्रिटेशन को इग्नोर कर रहे हो, तो इसको भी मैं क्रिटिसिज्म में लिख रहा हूँ। तो एग्जाम में क्रिटिसिज्म लिखना ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जोन सी भी थ्योरी लिखवाई जाएगी वो बाकी की थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रही है, इसका मतलब उसको इग्नोर कर रही है, तो ये क्रिटिसिज्म, और जो उसकी थ्योरी में है वो आप लिख ही सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। मैंने अपनी तरफ से एक क्रिस्प टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर आपको बना के दिया है, और फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो तो इन नंबरों पे पूछ लो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको बाय करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।